कल की क्लास में हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में चर्चा किया था और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, एडिशनल कंडीशंस क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसी के अंदर में हम लोगों ने ROR और RNOR का भी कंसेप्ट देखा था, रेसिडेंशियल में ही एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और RNOR का मतलब हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इतना हम लोगों ने देखा था। एक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे, एक दो क्वेश्चंस हमने लगाया था जिसमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना था और हमने आपको एक होमवर्क दिया था और आई होप कि सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा। तो चलिए, जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था आज हम वो क्वेश्चंस एक बार और करेंगे। जिन्होंने कर लिया है वो एक बार मैच कर लेंगे कि उनके आंसर सही है या नहीं, और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, वो यहाँ पे एक बार इसको देख लें। हमारे पास क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर विजिट इंडिया एवरी ईयर फॉर 120 डेज पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। अब हमें इस पे करना है 100 डेज पे, यानी कि हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो किस पे होगा, 100 डेज पे। फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर कंप्यूट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। 10 साल से वो व्यक्ति हर साल 100 दिन के लिए आता है और आप इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे क्या, हम लोग इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं, 10 साल से आया है तो मान लेते हैं कि 2019-20 हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। उसके बाद से हम लोग का 18-19, फिर 17-18, फिर 16-17, फिर 15-16, 14-15, 13-14, 12-13 और 11-12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और कर देते हैं, 10-11। ठीक है, कितने कितने दिन आया है, वो हर साल आया है हमारे यहाँ 100 डेज के लिए, यानी कि 100 डेज 100 डेज 100 डेज 100 डेज 100 100 100 100 100 और 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल से वो हमारे यहाँ आ रहा है और हर साल कितने दिन के लिए आता है, 100 दिन के लिए। अब कहता है क्वेश्चन में कि इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस आप लोग निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। बेसिक कंडीशन एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। He has been in India in a previous year for a period of 182 days or more. इस साल वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है कि नहीं है। जल्दी से बताओ, इस साल यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा है, 182 डेज से कम। इसका मतलब कि सर पहली बेसिक कंडीशन की पहली वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमने बोला था कि बेसिक कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो ये होगा या तो ये। तो दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज विद इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस साल वो 60 दिन से ऊपर रहा है क्या, यस सर बिल्कुल रहा है, वो 100 दिन रहा है, इसका मतलब 60 डेज से ज्यादा है। अच्छा, अब पिछले 4 साल में कितना रहा है, पिछले 4 साल में सर रहा है 400 डेज। कितने दिन रहा है, 400 डेज। ओके, पिछले 4 साल में वो रहा है कितने दिन, 400 डेज। सर 400 डेज जो होता है ना वो 365 डेज से ज्यादा होता है। इसका मतलब कि सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब बेसिक कंडीशन की सेकंड वाली कर रहा है तो ये भी 60 डेज भी कर दिया और ये भी कर दिया। इसका मतलब कि ही इज अ रेसिडेंट, ही इज अ रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि इस साल वो 60 दिन से ज्यादा है और पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा है। इसका मतलब कि ही इज अ रेसिडेंट। अच्छा, अब जैसे ही रेसिडेंट प्रूफ होता है
हमारे ऊपर दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं कि क्या वो ROR है या फिर RNOR है। ROR के लिए मैंने बताया था कि दो कंडीशन होती है। पहली होती है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, 10 साल में वो 2 बार रेसिडेंट प्रूफ हो जाए, या और 7 साल में 730 दिन, यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो वो मेरा बन जाएगा ROR, अदरवाइज ही विल बी RNOR। आइए देखते हैं। इस साल की बात करें तो पहले बताओ कि जब मुझे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है तो इस साल क्या वो रेसिडेंट हो चुका है? यस सर, इस साल तो वो रेसिडेंट प्रूफ हो चुका है पहले ही। अब हमें एक बार और, इन 9 साल में एक बार और प्रूफ करना है और हमारा काम खत्म। आओ देखते हैं, इस साल की बात करते हैं। इस साल वो रेसिडेंट, इस साल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या वो इस साल 60 डेज से ज्यादा है सर? क्या वो पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा है? यस सर, बिल्कुल है, 365 दिन से ज्यादा। यानी कि वो 60 दिन से भी ज्यादा हो गया, 365 दिन से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि ही इज अ रेसिडेंट इन दिस ईयर ऑल्सो, यानी कि वो यहां भी रेसिडेंट है और ये यहां भी रेसिडेंट है। तो 10 साल में अगर कोई व्यक्ति 2 बार रेसिडेंट प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। 10 में से अगर कोई 2 बार रह गया तो वो 10 में से का मतलब हो गया कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, एडिशनल। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया तो वो ROR हो जाएगा। अगर वो दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाता है तो वो RNOR हो जाएगा, क्योंकि ROR और NOR के केस में दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। पिछले 7 साल की बात करें तो ये 7 साल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल हो गया। 7 साल में कितना दिन है सर? 7 साल में वो टोटल मिलाकर के 700 डेज है। ओ माय गॉड, पिछले 7 साल में वो कितने दिन है? 700 दिन है। जल्दी से बताओ दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 7 साल में कम से कम कितने दिन रहे? 730 डेज रहे। लेकिन वो है कितने दिन? 700 दिन है। इसका मतलब कि ये 730 से कम है। इसका मतलब कि दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। और जब कभी भी दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन ही विल बिकम RNOR, यानी कि रेसिडेंट तो है, रेसिडेंट तो पहले प्रूफ हो गया लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों में से सिर्फ एक ही कर रहा है और इसीलिए वो क्या हो गया? RNOR। इट मींस कि ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या कोई दिक्कत है? इससे आसान चीज तो कुछ बन ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने बेसिक कंडीशन भी देख लिया और हम लोगों ने एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करके देख लिया। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आई गेस कि तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और नया कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट ये है कि जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के केस में एक्सेप्शंस थे, उसी तरीके से एक्सेप्शन इसमें भी है। बिकॉज एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, नाम तो सुना ही होगा। तो जब एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होते हैं तो यहां कैसे रहेगा नहीं, यहां पे भी एक्सेप्शंस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन इन द अबव कंडीशंस। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिक कंडीशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन हमारा क्या था कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस साल वो कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। एंड ही हैज बीन इन इंडिया, और ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ relevant previous year
and 365 days in a preceding 4 relevant previous year। ठीक, 4 साल तक कम से कम वो 365 दिन से ज्यादा रहा हो और इस साल वो कम से कम 60 दिन रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। अब हमें देखना है कि टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, कि कब हम बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे। बेसिक कंडीशन तो चेक करेंगे, लेकिन जो 2 कंडीशन थी उन 2 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे, दूसरा हम चेक नहीं करेंगे। यानी कि इन केसेस में हमारे पास 2 में से सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी और उस एक ही कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेसिडेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि इन सारे केसेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन होगी। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो ही इज अ रेसिडेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट। सर वो बेसिक कंडीशन कौन सी होगी? इसमें बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी 182 डेज और मोर वाली। यानी कि इन सारे केसेस में हम लोग के पास जो 60 डेज वाला कंडीशन था या जो 365 डेज वाला कंडीशन था, उसको हमको यहां पे अप्लाई नहीं करना है। क्या क्या केसेस हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यानी कि सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सिटीजनशिप का रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय नागरिक, यानी कि मैं इंडियन सिटीजन हो सकता हूं पर मैं रेसिडेंट भी हूं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है, और रेसिडेंशियल स्टेटस आप यहां पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो लिखा है इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यानी कि वो इंडियन सिटीजन है। एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू, क्रू का मतलब होता है जहाज, जो पानी की जहाज होती है या जो एयरक्राफ्ट होती है उसका क्रू मेंबर है ऑफ एन इंडियन शिप। यानी कि 3-4 कंडीशन बहुत अच्छे से आप देखना। पहला कंडीशन है कि वो इंडिविजुअल पे लागू होगा, दूसरा कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा है कि वो मेंबर ऑफ अ क्रू होना चाहिए, और चौथा कंडीशन क्या है कि वो शिप कौन सी होनी चाहिए, इंडियन शिप होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी हो गई तो उसके लिए केस अलग होता है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, जो शिप है, जो जहाज है, वो क्या होनी चाहिए, आपकी इंडियन शिप होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर वो है तो उस केस में हम उसके सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट, अगर वो 182 दिन से कम रहा तो वो नॉन रेसिडेंट। यानी कि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिविजुअल हूं और मैं इंडियन सिटीजन हूं, और मैं इंडियन शिप का क्रू मेंबर हूं, और मैं भारत से लीव कर रहा हूं, मैं भारत छोड़ करके जा रहा हूं। सपोज ये हमारा इंडिया है और यहां से ये जहाज जो है वो जा रही है, लीव कर रही है। ठीक, इस केस में जो इंडियन सिटीजन होगा, ये जो इंडिविजुअल है, अगर वो भारत छोड़ के जा रहा है तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है, अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है तो वो रेसिडेंट है। अगर वो 182 दिन से कम रहा तो वो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा, यानी कि 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। इस पे सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। केस नंबर 2, लीव्स इंडिया फॉर एन एम्प्लॉयमेंट पर्पस। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, और अब वो जा रहा है कहां, भारत छोड़ करके विदेश, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। यानी कि उसकी या तो नौकरी लग गई है या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। किसी भी उद्देश्य से अगर वो भारत छोड़ करके जा रहा है और उसके आने की कंडीशन थोड़ी मुझे कम लग रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 182 दिन वाले कंसेप्ट लगाएंगे। अगर वो 182 डेज से ज्यादा है तो ही इज अ रेसिडेंट, या 182 डेज भी है तो भी ही इज अ रेसिडेंट। लेकिन अगर 182 दिन से कम है तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट।
यानी कि यहाँ पे भी 60 डेज और 365 दिन वाली कहानी नहीं लगती है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भारत का सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, इसका मतलब कि उसके पहले इंडिया में रहा होगा, और जब इंडिया में रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 365 दिन तो रहा ही होगा 4 साल में। तो उस कंडीशन को लगाना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है भाई कि वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया का सिटीजन है, भारत की नागरिकता है उसके पास, तो भारत में ही रहता होगा, 4 साल रहा है, 4 साल में 365 दिन तो रहा ही होगा। तो दूसरी कंडीशन इसलिए बेसिकली वहां पे अप्लाई नहीं की जाती है, वो बेवकूफ़ी भी होगी, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इस साल अगर 182 दिन से ज्यादा रहा तो रेसिडेंट, 182 दिन से कम रहा तो नॉन रेसिडेंट। नंबर 2, इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, वही ऊपर वाली लाइन, और अ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, और अ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अभी हम लोग डिफिनेशन में जाएंगे, लेकिन इंडियन ओरिजिन देखो क्या होता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि इंडिया जब था पहले, इंडिया की अगर हम बात कर लें तो ठीक, इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले इंडिया में ही पाकिस्तान भी था और इंडिया में ही बांग्लादेश भी था, इंडिया में ही नेपाल भी था। तो ये जितने भी लोग हैं ये हमारे कहलाते हैं सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया है। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहता था, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहता था और रहता है और वो इंडिया में आता है कुछ दिन के लिए, तो उस केस में भी हम पहली कंडीशन बस सेटिस्फाई करेंगे। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेसिडेंट है, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नॉन रेसिडेंट। मतलब कि शोएब मलिक अगर इंडिया में आता है और उसके बाद से अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर 182 दिन से कम रहता है इंडिया में तो वो नॉन रेसिडेंट। उसी तरीके से बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आता है इंडिया में और अगर इस साल वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर वो नहीं रहता है तो नॉन रेसिडेंट। इस केस में भी हम लोग 60 दिन और 365 दिन वाला कंसेप्ट नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद से कह रहा है थर्ड केस, इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल है और वो इंडियन सिटीजन है, ठीक, और उसके बाद से वो मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप है, यानी कि यहां पे इंडियन शिप था, अब ये क्या है? फॉरेन बाउंड शिप है। तो इस केस में याद रखिएगा, इस केस में पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की जाती है ना ही दूसरी। यहां पे एक अलग लॉ अप्लाई होता है कि सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन को अगर लगता है कि उसका इस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस लगाना चाहिए तो वो जिस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना चाहे वो कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 182 डेज और 60 वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पे जैसा सीबीडीटी को लॉ के हिसाब से लगता है उसके हिसाब से उसके रेसिडेंशियल स्टेटस वहां पे तय कर सकता है। तो ये 3 बेसिक एक्सेप्शंस थे। पहले थे कि वो इंडियन सिटीजन है, क्रू ऑफ अ इंडियन शिप है, तो उस केस में भी वो 182 डेज लागू होगा। इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, तो भी 182 डेज वाला लागू होगा। अगर वो इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा है, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई बंदा है और वो इंडिया में आता है कुछ समय के लिए, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इंडियन ओरिजिन का बंदा कहलाएगा। और उस केस में भी हम लोग पहली कंडीशन 182 डेज वाली सेटिस्फाई करेंगे, 60 और 365 दिन वाली नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई गेस आप लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट होता है। अब हमें बेसिकली देखना है एचयूएफ का कैसे होता है, फर्म का कैसे होता है, कंपनी का कैसे होता है। बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा सिर्फ इंडिविजुअल का था। एचयूएफ और फर्म और कंपनी और बाकी सारे पर्संस का बहुत इजीली हम लोग
उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।